नमस्कार। 29 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली अपना दूसरा फुल फ्लेज बजट पेश करने जा रहे हैं। जी बिजनेस पर हम प्री बजट स्पेशल सीरीज के तहत इकोनॉमी के अलग अलग क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। आज बातचीत होगी एक्सपोर्ट्स पर। जी हां, पिछले कई महीनों से एक्सपोर्ट्स लगातार गिरते जा रहे हैं। सिनेरियो कुल मिलाकर काफी चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है। देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के लिए अपने पिटारे से आखिर क्या पेश करते हैं। बातचीत करने के लिए क्षेत्र पर हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। आइए हम आपसे उनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजय सहाय साहब, डीजी एंड सीईओ फियो। सर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सहाय साहब, हैंडीक्राफ्ट पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राकेश कुमार साहब मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ईपीसीएच। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अगर हम अपैरल्स की बात करें उसका जायजा देंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे विजय माथुर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एईपीसी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स पर बातचीत करेंगे हम सुरेश मदान साहब के साथ जो कि मेंबर हैं फियो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। एंड एमएसएमईज जो कि एक्सपोर्ट्स में बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, इकोनॉमी के कई मोर्चों पर उनका बड़ा योगदान है, उसका जायजा लेंगे हम अनिमेश सक्सेना साहब के साथ जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं फिस्मी। नमस्कार, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। साहिब साहब, आप पहले बताएं, ऑलमोस्ट 14 मंथ्स हो चुके हैं, लगातार एक्सपोर्ट्स गिरते जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो सिचुएशन है काफी चैलेंजिंग है, काफी टफ है। आप इसको कैसे रीड करते हैं? आप पिछले इतने सालों से एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं, इस तरह का आपने सूरत हाल देखा? 1 साल से ज्यादा हो चुका है और एक्सपोर्ट्स लगातार गिर रहे हैं, एक्चुअली हो क्या रहा है? देखिए, जैसे आपने बताया है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण दौर से निकल रहा है। पिछले 14 महीने से हमने गिरावट देखी हुई है, लेकिन इंडिया कोई एक्सेप्शनल कंट्री नहीं है जो कि अकेले इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहा है। ज़्यादातर इकॉनमीज, चाहे वो एडवांस इकॉनमीज हो चाहे इमर्जिंग इकॉनमीज हो, उनमें एक्सपोर्ट्स काफ़ी डिप हुआ। अभी चाइना के फिगर जनवरी का आया हुआ है, वो अराउंड 14% डिप इन देयर एक्सपोर्ट्स दिखा रहा है। इसका मेन कारण है जो वर्ल्ड ट्रेड है वो काफ़ी स्लो हो गया है। वर्ल्ड ट्रेड की ग्रोथ पिछले 3 साल में एवरेज अराउंड 2.5% रही है और अगर आप 10 साल की पीरियड में देखिए तो अराउंड 5.8% रही है। दूसरा बड़ा कारण है कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, मेटल हैं, वो आज की डेट में रिकॉर्ड लो लेवल पे हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस $115 से $30 से नीचे आ गई हैं। एल्युमिनियम प्राइसेस 2008 के लेवल पे हैं। स्टील प्राइसेस 2004 के लेवल पे हैं। फूड प्राइसेस 2008 के लेवल पे हैं। तो इन प्राइसेस, जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस कम हुई है, उसका इम्पैक्ट भी एक्सपोर्ट में विजिबल है। और इंडिया के एक्सपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा विजिबल है क्योंकि हम हाई एंड प्रोडक्ट्स में नहीं है, ज़्यादातर सेगमेंट में हम लो एंड प्रोडक्ट्स में हैं। तो साहिब साहब, अगर हम देखें, आपने जैसे कहा इन टैंडम जो वर्ल्ड की दूसरी बड़ी इकोनॉमीज हैं, जैसे वहां पर हो रहा है, इंडिया में भी कुछ हम देख रहे हैं प्रेशर्स हैं। आगे की राह आपको कैसे दिख रही है? मतलब ये जो प्रेशर्स हैं ये आपको अभी शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में भी लग रहा है बरकरार रहेंगे? कोई ऐसा चेंज होता हुआ सिनेरियो इमीडिएट नजर नहीं आता है क्या? देखिए, अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस लग नहीं रहे हैं, लेकिन हमें जो ये पीरियड है उसको यूज़ करना चाहिए। हमारे जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, क्योंकि गवर्नमेंट या इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबल फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग को इम्पैक्ट करते हैं, इस पीरियड में हमको उनको एड्रेस करना चाहिए। जैसे एक टैक्सेशन का मैटर है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मैटर है कि बहुत सी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे फिनिश रेट पे ड्यूटी कम है और इनपुट्स पे ड्यूटी ज़्यादा है। तो अगर ऐसा इश्यूज है तो मेक इन इंडिया भी आपका इम्पैक्ट होगा, आपके यहाँ इम्पोर्ट्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो टैक्सेशन का इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा है। जीएसटी की राह में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हमने डायलॉग से उसको रिजॉल्व करने की बात करनी चाहिए। तो हम इसके और तमाम पहलुओं को छुएंगे। बजट में आखिर क्या और किया जा सकता है, या जो पहले अनाउंस किया गया वो कितना पास ऑन हो रहा है? विजय माथुर साहब, आप बता सकें हमें, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो प्रेशर्स हैं, ये अक्रॉस सेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं? जैसे हमने ऑयल में देखा, इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल में, ये आप अपने क्षेत्र के जो कंडीशन है उसको आप अभी कैसे देख रहे हैं? तो जो विश्व की जो इस समय जो जूझ रहे हैं, हमारे जो मेन मार्केट यूएसए और यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे इन्फ्लेशन ना के बराबर में है। यानी कि वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के दाम बढ़ाने के लिए, और वो रिफ्लेक्ट करती है परचेजिंग कंट्री से। यानी कि इंडिया को कोई प्राइस इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है, जबकि मेरे यहाँ इन्फ्लेशन करीब 7 से 8%, तो मेरी लागत 7 से 8% बढ़ रही है और बायर जो है कम से कम दाम दे रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैं उस बायर को कैसे अपने घर में मेंटेन रखूं। वो घर भारत का छोड़ करके एक दूसरी जगह, वियतनाम है, बांग्लादेश है, कंबोडिया, वियतनाम में जाने के लिए तैयार है जी, क्योंकि उसको कम दाम पे मिल रहा है। तो पहला चैलेंज ये है कि उस बायर को मैं कैसे अपने पास रखूँ। तो कुछ सरकार ने कुछ नीतियाँ घोषित की हैं, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम उन्होंने दी है, MEIS स्कीम दी है, कुछ ड्रॉबैक्स दिए हैं, उससे मैं उसको थोड़ा सा पकड़ पाया हूँ।
बजट एक ऐसा साधन है जहां से ज़्यादा रिसोर्सेज उसको मिल सकते हैं, उस क्षेत्र को मिल सकते हैं जो सरकार के जितने भी मिशन मोड में चीज़ें चल रही हैं उसको वो सार्थक करता हो। फॉर एग्जांपल, सरकार के पास में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में जोर है, मेक इन इंडिया पे जोर है, स्किल इंडिया पे जोर है, डिजिटल इंडिया पे जोर है, रूरल यूथ को कैसे एम्प्लॉयमेंट दिया जाए उस पर जोर है, और स्टार्टअप्स के ऊपर जोर है। अगर एक गारमेंट निर्यात को देखा जाए वो इन सब के ऊपर में क्वालिफाई करता है। रमेश जी, आप समझा सकें, ये जो स्कीम्स का मेंशन किया वो कहीं ना कहीं टच करते हैं एमएसएमईज को, और प्रेशर्स जो है हम देख रहे हैं ओवरसीज, उसमें नए बाजारों की तलाश करना, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स भी जरूरी है। लेकिन जब एमएसएमईज जो कि काफी हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं, नए मार्केट की तरफ जाने की कोशिश भी करते हैं, तो जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, क्या उसके लिए सफिशिएंट कवरेजेस हैं, या उसको लगता है आप उस पर उतना गौर नहीं किया जा रहा है? उसके उतने बढ़िया मैकेनिज्म है नहीं इस समय एग्जिस्टिंग सिस्टम में। अनफॉर्चुनेटली एमएसएमई को फोकस करके कोई गवर्नमेंट की कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी नहीं बनी। जो भी पॉलिसी बनी है उसमें गवर्नमेंट का फोकस रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा, जैसे MEIS है कि उसमें इंसेंटिव कुछ 1% एक्स्ट्रा मिल जाए। 1% और 2% अगर एक्स्ट्रा कोई इंसेंटिव होता है, वो बड़े साइज के एक्सपोर्टर को तो उसका एडवांटेज मिल जाता है क्योंकि उसके टर्नओवर पे 1% का उसको एडवांटेज बहुत होता है। पर एमएसएमई जिसका बिजनेस का वॉल्यूम बहुत छोटा है, उसको 1% 1.5% का ये बेनिफिट उस पर इफेक्ट नहीं करता। उसको चाहिए होती है कि गवर्नमेंट की कुछ प्रमोशनल पॉलिसीज, अब जैसे एग्जिम बैंक है, दूसरे कंट्रीज में एग्जिम बैंक की फाइनेंसिंग बहुत अच्छी है, एमएसएमई सेक्टर को भी वो कवर करते हैं। इंडिया में एमएसएमई सेक्टर को एग्जिम बैंक प्रमोट नहीं करता। आज बहुत सी मार्केट्स ऐसी हैं कि जहां पर हमें पेमेंट्स के साइकिल बहुत लंबे हैं, 90 डेज 120 डेज तक पेमेंट है, उसको फाइनेंसिंग करने के लिए एग्जिम बैंक राजी नहीं होता। और जो इंडियन बैंक्स हैं उनके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अभी इवन जो सबवेंशन स्कीम भी अभी आई है, 1 साल 1.5 साल के गैप के बाद आई है, उसके सबवेंशन के बाद भी वो इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं है कि आप 4 महीने या 6 महीने की पेमेंट को उस इंटरेस्ट रेट से कर सकें। हम साहिब साहब से कमेंट लेते हैं, फिर राकेश जी आपका हम रुख कर रहे हैं। एमएसएमईज का काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट्स में भी, एम्प्लॉयमेंट में भी, जीडीपी में भी, कई मोर्चों पर। आप बता सकें, इतने कंट्रीब्यूशन के बाद जैसे बता रहे हैं, अगर वो न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं तो उनको और इंसेंटिवाइज करना चाहिए, और थोड़ा उसमें हेल्प होनी चाहिए, और थोड़ा हैंड होल्डिंग उनको रिक्वायर्ड होती है। आप कैसे इसको देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के पास जो स्कीम्स हैं उनका कॉर्पस इतना लिमिटेड है कि उससे हम एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमई एक्सपोर्ट्स को कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते। टोटल अगर कॉर्पस देखा जाए तो 250 से 300 करोड़ का एक्सपोर्ट है। हम $300 बिलियन एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हमने एक एनालिसिस की थी, अगर ये 300 करोड़ की बात करें तो इसमें हम अगर पूरी स्कीम्स को कवर कर लें तो हम इसमें few thousand MSMEs को कवर कर सकते हैं। इसीलिए फेडरेशन का व्यू था कि हमें एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड हमें बनाना चाहिए। एक्सपोर्ट वैल्यू का रफली 0.5% उस फंड में आना चाहिए। उस फंड में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कुछ हमें एक पॉलिसी लेनी चाहिए, जैसे कि रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट्स को कुछ डिस्करेज करके, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, जो हम चाहते हैं उसको डिस्करेज करके उससे एक्सपोर्टर का कंट्रीब्यूशन भी आना चाहिए। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है इस समय कि हम अपने को शोकेस करें। ग्लोबल सिचुएशन जब इंप्रूव होगी, ऑर्डर उन्हीं कंट्रीज को फ्लो करेंगे जिन्होंने अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले किए हैं। इसलिए हमारी विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साहब, आप एग्री करते हैं? और इनफैक्ट मार्केटिंग जो है वो तो बहुत जरूरी है आजकल, और एग्रेसिव मार्केटिंग आपने क्या ऑब्जर्व किया है, और इन चैलेंजिंग टाइम्स में कैसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसी रणनीति बनाई जाए? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक पॉलिसी बनी थी, गवर्नमेंट ने बनाई थी, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें उन्होंने बोला कि जो विजन था कि हम 2020 में $80 बिलियन की एक्सपोर्ट इस सेक्टर से करेंगे। ये आपको रियलिस्टिक लगता है, या इनफैक्ट ये जो इतना टफ, आप ये कितने ओवर एम्बिशियस है? बिकॉज आपकी जो एक्सपोर्ट थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, हार्डवेयर की, वो 2 साल पहले $8 बिलियन थी, और वो घट के $6.5 बिलियन होगी लास्ट, और इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 4.5 से 5.5 से ज़्यादा वो नहीं होएगी। अब राकेश जी का एक बार हम रुक करते हैं ओपनिंग कमेंट के लिए। राकेश जी, आपने सुना किस तरह का इस समय सिनेरियो है? आपके मुंह पे हम देख रहे हैं, चेहरे पे स्माइल है। ये इतने प्रेशर्स के बीच में ये हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट जो हैं फिर भी हम देख रहे हैं उसमें ग्रोथ हो रही है। एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या रणनीति है, कैसे आप आगे मूव कर रहे हैं? देखिए, हैंडीक्राफ्ट की खुश नसीबी है कि हम लोग इस डिक्लाइनिंग ट्रेंड में भी कुछ एक्सपोर्ट में इजाफा दे पाए हैं, और ख़ासतौर पर लगभग 8 से 10% का इजाफा हम अभी दे रहे हैं। हालांकि वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि लगभग 20 से 22% हम ग्रोथ दिखा सकते हैं। प्रॉफिट स्क्वीज हुए हैं साथ में, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर उस बारे में
खास तौर पर शिकायत रखता है। और उसका खास कारण ये हुआ है कि हमने 3 मुद्दों पर खास ध्यान दिया है, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट जो है वो रॉ मटेरियल जो है पूरा इंडिजिनस है। हम लोग यहाँ लोकल रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी हम ज़्यादातर इंपोर्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट कॉपर और जिंक ब्रास के लिए। सो बाकी सब आइटम यहाँ इंडिविजुअल मटेरियल से बनते हैं, इसलिए कस्टम ड्यूटी और इन सब बातों के हम लोगों पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, एक और पहलू हम आपसे साहिब साहब समझना चाहेंगे, ये इनफैक्ट जिस तरह से हम एक्सपोर्ट का पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, वहीं ट्रेड डेटा अगर हम देखें, ट्रेड डेफिसिट जिस तरह से है, उसमें एक और हमने चीज़ अगर हम ऑब्जर्व करें, जहाँ तक गोल्ड इंपोर्ट की बात है, वो भी काफ़ी हम देख रहे हैं मेजरली राइज कर रहा है। क्या ये पॉलिसी मेकर्स को उस पहलू पर भी थोड़ा गौर करना पड़ेगा? मतलब कैसे आप उसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक गोल्ड इंपोर्ट राइज करने का सवाल है, तो हमें ये लग रहा है कि गोल्ड जो इंपोर्ट है वो लोग प्रीपोन कर रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में थोड़ी स्टेबिलिटी गोल्ड इंपोर्ट को लेके नहीं रही है। कभी 80-20 का प्रिंसिपल आया, कभी ड्यूटी इंक्रीज कर दी, तो मेरे को लगता है जो सीजनल डिमांड गोल्ड की थी उसको लोग जल्दी फुलफिल करना चाहते हैं, इसलिए गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड स्कीम लाई है, अब उसके कुछ विजिबल इम्पैक्ट दिख रहा है। आई थिंक उसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है कि किसी तरह टैक्स बेनिफिट या हायर इंटरेस्ट रेट दे के हम अगर डोमेस्टिक गोल्ड को यूज कर सकते हैं तो वो हेल्प करेगा हमें ट्रेड डेफिसिट करने के लिए। ओके, मदान साहब, आपका हम एक बार रुक करेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जिस तरह से बात कर रहे थे, जो हमारी डिपेंडेंस है इंपुट पर, और जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो बात हो रही है जी, वो एक्चुअली किस तरह से आप देख रहे हैं? वो सफिशिएंट है या हो क्या रहा है? इसको लेकर कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा? आप रोड मैप आगे का क्या चाहते हैं, कैसे इसको लेकर आगे बढ़ा जाए? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को देखें तो जब तक आप इस कंट्री में इनोवेशन नहीं करेंगे, नए प्रोडक्ट्स नहीं निकालेंगे जिसकी कि डोमेस्टिक इंडियन मार्केट में कंजम्पशन है, जो कि आप एक्सपोर्ट भी कर सको, तो ये वायबल नहीं है। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और आपको हाई एंड पे जाना पड़ेगा। जो चीज़ें बन रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो बन रही हैं, उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है। तो जब तक आप इनोवेशन नहीं लाएंगे, तो उसके लिए ही गवर्नमेंट ने ये EDF बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड। तो गवर्नमेंट काफ़ी प्रोएक्टिव रोल दे रही है, पर वो उसका इमीडिएट जो आपको नतीजे मिलने वाले हैं वो इतनी जल्दी नहीं आएंगे।